गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब आज मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो जैसे मैंने कहा था, हम लोगों ने अब तक दो हमारे जो मेन टॉपिक्स थे वो खत्म कर दिए। मतलब कि हमने HTML कंप्लीट कर दिया, हमने एक्सेल कंप्लीट कर दिया। अब फाइनली हम मतलब कि जो 50% पोर्शन हमारा खत्म हो गया, 50% बाकी है, वो पूरा का पूरा एक ही टॉपिक पे है, मतलब कि सी लैंग्वेज पे है, और वो हमें अभी सीखना है। अब ये ऐसी चीज है जो आप सबके लिए नहीं है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई ऐसा करूंगा कि बुक के अंदर से जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो आप सबके लिए लूं और इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको पढ़ाऊं, ताकि आपको क्या होगा, लास्ट में बर्डन ना आए। ओके, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं पहले चैप्टर नंबर 9 में। तो पहला जो ये चैप्टर है सी लैंग्वेज का, ये थियरी बेस्ड है, तो हम थियरी में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो उसमें मैं आप सबको टर्बो सी के साथ, उसके प्रोग्राम के साथ धीरे धीरे आगे सिखाऊंगा। जैसे अब तक हम लोग कर रहे थे, हम क्या करते हैं एक्सेल में कि हम थियरी और प्रैक्टिकल साथ में कर रहे थे, तो हम वैसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पेज नंबर है 175। तो मैं यहाँ पेज नंबर लिखता हूँ, तब तक आप लोग अपनी अपनी बुक जिन्होंने अब तक नहीं ली है ओपन कर लो, बिकॉज इसमें जरूरत पड़ेगी। थियरी चैप्टर है, मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा और बुक नहीं होगी तो पता चलेगा नहीं। ओके, पेज नंबर है तुम्हारा 175। तो पेज नंबर 175 हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे पेज नंबर 175 पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक चीज दी है कि प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि ये चैप्टर का नाम ये क्यों है। सबसे पहले अब जब सी लैंग्वेज की बात आती है, तब ऐसी चीज है जो सबसे पहले नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जिन्हें इंटरेस्ट है आगे जाके कंप्यूटर फील्ड में जाने का, IT डिपार्टमेंट में जाने का, कंप्यूटर साइंस करने का, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। बेसिक इसे कहते हैं। ओके, ये एकदम बेस है। जैसे हम लोग को अगर सपोज में आप सबको कहूं कि आपको एक लेटर लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है, तो आप सबको उसके लिए सबसे पहले अल्फाबेट्स आने चाहिए, ABCD आनी चाहिए, राइट। अगर आपको ABCD नहीं आएगी तभी जाके आप वर्ड नहीं बना सकते, और वर्ड नहीं बना सकते तो आपको आगे लेटर ऐसे ऐसा कुछ लिख सकते नहीं हो। तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज है, वो एक बेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है, तभी आपको आगे जाके वो दूसरी चीजें आएगी। तो आपको इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको ये सीखना ही है। अगर ये नहीं सीखोगे तो जिनकी इच्छा है आगे कंप्यूटर साइंस में जाने की, IT में जाने की, तो वो उसमें आगे बढ़ सकेगा नहीं। ओके, अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर हमको तो आगे करना ही नहीं है कंप्यूटर, या हमको आगे जाके ये पढ़ना ही नहीं है, तो हम ये क्यों पढ़े। तो भी हमारे पास 8 चैप्टर है और हम ये क्यों पढ़े, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड में कंप्यूटर नहीं लिया होता है, उन्हें प्रॉब्लम कहाँ आती है आगे जाके 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में। क्योंकि आपको 11th 12th करना ही है, कॉमर्स में करो या साइंस में करो। आप 11th 12th करोगे तब वहां पे आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट आएगा, और उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको वहां पे सी लैंग्वेज के रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, और उसके अंदर आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 175 पे पहले ये चीज दी है कि भाई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्विंग कैसे। अब सबसे पहली बात हम बेसिक सिनेरियो पे चलते हैं। मैं आपको बहुत ही छोटे मतलब कि स्मॉल लेवल से ऐसे सिखा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बुक के अंदर से हैवी वर्ड्स नहीं कैच कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहले एक बात है कि प्रॉब्लम है हमारे सामने और उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके, तो प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ है, हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। तो सपोज हमारे पास एक मैथ्स का कोई क्वेश्चन है कि मुझे 5 और 3 को ऐड करना है। क्या करना है, 5 और 3 को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 5 + 3। ओके, हम ये करेंगे। ओके, और इक्वल टू, अगर सपोज हमारे पास मैथ्स जो है वो इतना हैवी नहीं है, मतलब बहुत हमें नहीं आता, अगर बड़े डिजिट आ गए तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे, उसमें जो डिजिट होगा वो प्लस फिर जो डिजिट होंगे वो इक्वल टू करेंगे और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमने एक बेसिक सॉल्यूशन ढूंढा, राइट। तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर भी हमें क्या करना है, जो जो प्रोग्राम हमारे सामने आएंगे, मतलब प्रोग्राम आएंगे मतलब वो भी एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन के टाइप में प्रोग्राम लिख के सॉल्व करना है। तो जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसे किस अप्रोच में लिखेंगे, किस वे में लिखेंगे, उस वे को हम लोग कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फ्लो चार्ट। ओके, तो ये फ्लो चार्ट आप सबको खाली यहाँ पे सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर में एक ही चीज है कि आपको फ्लो चार्ट सीखना है। अब फ्लो चार्ट का मीनिंग आप सबको पता चल गया कि हमारे पास एक क्वेश्चन है,
मतलब कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन हम किस मैनर में करेंगे, उस मैनर को, उस फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। उसके सर्टेन रूल्स है जो आप सबको देखने हैं, डायग्राम है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज के लिए कौन सा सिंबल आएगा, वो आपको पता चल गया। ये चैप्टर में उससे ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग को देख लो पेज नंबर 176 पे, वहां पे दिया हुआ स्टार्ट एंड एंड, वैसे वहां पे दिया है सबसे पहला फ्लो चार्ट। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे ओके एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें लिखा हुआ है स्टार्ट और बाद में लिखा हुआ है एंड। मतलब कि मैं मेरे प्रोग्राम में जब स्टार्ट करूंगा और एंड करूंगा तो उसके लिए ओके अगर आपको सपोज आप कोई प्रोग्राम करोगे तो उसके पहले अगर आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है तो आप प्रोग्राम जब स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे स्टार्ट डिसाइड करना है और एंड करोगे तो ऐसे एंड को दिखाना है। ओके, अब अगर मैं सपोज फॉर एन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि सपोज आप लोग स्कूल आ रहे हो और सपोज कंप्यूटर की एग्जाम हुई और एग्जाम में सपोज मैंने आपको ऐसा कहा कि ओके बेटा चलो एडिशन ऑफ 2 डिजिट का फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, राइट। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन किया तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये स्टार्ट क्या है, आपकी प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। उसके बाद हम नीचे नीचे क्या करेंगे, फ्लो ड्रॉ करते जाएंगे और सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, एंड। क्या आएगा, एंड। तो स्टार्ट और एंड हम ऐसे डिसाइड करेंगे। ओके, समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट वन हम आ जाते हैं 177 पेज पे। वहां पे आप सब देख सकते हो, वहां पे आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको इनपुट और आउटपुट, मतलब कि हम इनपुट क्या करेंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, अब हम वही क्वेश्चन को लेके चलते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल के लिए किया था कि सपोज मैं ऐसा कहूं कि 5 + 3 करना है तो मुझे 5 और 3 को क्या कराना पड़ेगा, इनपुट, मतलब मुझे अंदर कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा और मुझे रिटर्न में आउटपुट में आंसर क्या मिलेगा, 8। तो मुझे 8 क्या है, मुझे आंसर मिला, वो क्या हो गया मेरे लिए आउटपुट। ओके, अब इनपुट और आउटपुट की जो चीज है वो हम बचपन में पढ़ते थे, हमें याद ही होगा कि हम कीबोर्ड से माउस से जो भी डेटा एंटर करवाते हैं वो होता है हमारा इनपुट, हमें डिस्प्ले में जो आंसर मिलता है वो होता है हमारा आउटपुट और उसके बीच में प्रोसेसिंग होती है, उसमें सीपीयू में होती है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, राइट। तो हमने जो इनपुट डाला और हमें जो आउटपुट मिलेगा उसके लिए मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हम वहां पे करेंगे डायग्राम ड्रॉ। तो ये मेरा हो गया इनपुट। ओके, तो ये मैंने इनपुट यहाँ पे किया कि भाई 5 यहाँ पे और 3 और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आया, यहाँ पे मेरे पास उसका आउटपुट आया 8। ओके, अब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ डायग्राम। ओके, फिर हम लॉजिकली बनाएंगे एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, राइट। आपकी बुक में वहां पे दिया होगा प्रोवाइडिंग अ नंबर एंड प्रिंट द गिवन नंबर। ओके, मतलब यहाँ पे हम जो नंबर डालेंगे वो और यहाँ पे ये, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। ओके, और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब ये इनपुट और आउटपुट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आएगा प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग क्या होगा, मतलब कि जो हमें क्वेश्चन है, अब हमारे सामने देखो, अब हमने स्टार्ट कर दिया पहले, सबसे पहले प्रोग्राम, उसके बाद हमने यहाँ पे इनपुट डाल दिया कि भाई 5 और 3 है और हमारे पास आंसर आ गया 8, प्रोग्राम खत्म हो गया। पर 5 और 3 को करना क्या है, मतलब कि मेन प्रोसेसिंग जो मैंने आपको कहा था वो क्या काम है, 5 + 3 करना है। तो उसको हम लोग रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे। तो रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हो और हो जाएगा 5 + 3, तो आंसर क्या आएगा, 8। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंपल मेरा फ्लो चार्ट ड्रॉ। मुझे कितने सिंबल याद रखने हैं, सबसे पहले स्टार्ट और एंड का, फिर मुझे इनपुट और आउटपुट का और फिर मुझे प्रोसेसिंग का। सिर्फ 3 सिंबल याद रखने हैं और इजीली मेरा फ्लो चार्ट जो सिंपल वाला है वो ड्रॉ हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया। पेज नंबर 177 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, तो अगर किसी को ये लिख रहा है, मैंने बहुत ही बेसिक बनाया, इसका हम इस तरीके से नहीं करेंगे, अलग तरीके से फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, पर मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया है। तो अगर किसी को ड्रॉ करना है तो कर सकता है, क्योंकि ये मिटा दूंगा और हम आगे फ्लो चार्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो मैं 1 मिनट के लिए आप सबके लिए रुक रहा हूँ। ओके, तो आई होप आप सबने ये ड्रॉ कर दिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 178 पे। तो अब ये जो है ये चीज हम लोग ने देख ली कि भाई हाँ हमारे पास एक इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास ये है। अब हम नेक्स्ट वाले जो देखने वाले हैं कि भाई ये बेसिक है। ओके, मतलब आप जब सी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, मतलब हम लोग चैप्टर नंबर 9
10, 11 जब हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स करने वाले हैं तो उसके अंदर जब प्रोग्रामिंग में आएंगे तो उसके अंदर भी हम पहले बेसिक प्रोग्राम करेंगे, फिर आगे जाएंगे एडवांस प्रोग्रामिंग में, मतलब कि आगे आगे आपको थोड़ा डिफिकल्ट चीजें आएगी। तो ये डिफिकल्ट चीजें आप कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए आपको ये फ्लो चार्ट का आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग पहले आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे, फिर हम प्रोग्रामिंग के बारे में तो जब प्रोग्राम करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो है वो है कंडीशन। अब कंडीशन की बात आती है उसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि सी प्रोग्राम में हमारे पास ऐसे प्रोग्राम आएंगे जहां पे कंडीशन होगी। अब कंडीशन आप सबको याद होगी, हमने एक्सेल में की थी इफ कंडीशन, ये आप सबको याद होगी, जहां पे हमारे पास आंसर था भी हमारे पास यस या नो, मतलब कि इफ कंडीशन डालते थे और हम चेक करवाते थे एक्सेल के अंदर डेटा हम जो लिखाते थे वो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन डालनी है। हमारे पास 2-3 तरीके की कंडीशन होगी, इफ कंडीशन होगी, एल्स इफ कंडीशन होगी, स्विच कंडीशन होगी, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पर जब कंडीशन की बात आती है तो फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास डायमंड शेप आ जाता है और डायमंड शेप में से सिर्फ 2 आंसर निकलते हैं। पहला आंसर निकलता है यस वाला, दूसरा आंसर निकलता है नो वाला, मतलब कि ट्रू और फॉल्स वाला। अगर ट्रू आंसर है तो प्रोग्राम नीचे जाएगा और ट्रू में जो हमने लिखा होगा वो प्रिंट होगा, अगर फॉल्स होगा तो प्रोग्राम सीधा बाहर निकल जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है कि सपोज यहाँ पे डायमंड शेप मैंने किया और यहाँ पे मैंने बीच में यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी है। ओके, ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी, तो यहाँ से 2 ही चीज यहाँ से आउटपुट में बाहर निकलेगी। पहली चीज निकलेगी यहाँ पे ट्रू वाली, मतलब कि अगर ये ट्रू है कंडीशन तो यहाँ पे सपोज मैं जो भी प्रिंट करूंगा ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे जो भी मैसेज लिखूंगा वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा और जो भी चीज लिखूंगा वो, और प्रोग्राम से हम लोग बाहर, मतलब कि यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और सपोज ये यहाँ से फॉल्स है, कंडीशन यहाँ से रॉन्ग है, तो भी प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? ओके, समझ आया? अगर कंडीशन के अंदर एक मेन चीज सिर्फ कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर मैं कंडीशन लिखूंगा, कंडीशन कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको प्रोग्राम में ही समझाऊंगा। पर कंडीशन के अंदर सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन मेरी अगर ट्रू है तो क्या होगा, कंडीशन के अंदर मैंने जो भी मैसेज लिखा हो प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, वो सीधा प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। ओके, तो कंडीशन के लिए हमें क्या यूज करना है, ये कंडीशन। अब कंडीशन पहली जो मैंने की वो कौन सी थी, इफ कंडीशन, कि भाई जहां पे सिर्फ हमारे पास 2 ही आंसर आएंगे, ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला। फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एल्स इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। एल्स इफ कंडीशन में कैसा होगा कि कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो मैसेज आ जाएगा, पर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन जाएगी कि भाई ये कंडीशन को भी चेक करो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैसेज, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर से वापस से न्यू कंडीशन, मतलब कि क्या हो जाएगा कि चेक होता जाएगा कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। जब तक वो ट्रू नहीं होगा तो ट्रू वाला मैसेज, अगर फॉल्स होता जाएगा तो लास्ट में जाके वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, क्लियर ये चीज आप सबको? तो ये एल्स और एल्स इफ वाली कंडीशन हमको ऐसे, मतलब कि फ्लो चार्ट हमें ड्रॉ करना है जब भी हमें फ्लो चार्ट आता है। क्वेश्चन, अब इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। तो सपोज यहाँ से मैं ये मिटा देता हूँ। ओके, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल जैसा मैंने पहले लिया था वैसे का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक नंबर एंटर करवाया है। अब वो नंबर, फॉर एन एग्जांपल, वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव नंबर्स किसको कहते हैं, आप सबको पता होगा कि जो नंबर 0 से बड़ा है उसको, जो नंबर 0 से छोटा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे मैं कंडीशन रख सकता हूँ कि जो नंबर मैंने एंटर किया है, तो ये नंबर सपोज ए में है तो वो 0 से बड़ा है, मतलब तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज आएगा कि नंबर इज पॉजिटिव। और अगर वो यहाँ से रॉन्ग है तो वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एंड ड्रॉ कर सकता हूँ और यहाँ से मैं मैसेज यहाँ पे ये कर सकता हूँ। ओके, कि भाई सिंपल प्रोग्राम से बाहर। अगर ये नहीं करना है तो भी मैं एक और ऑप्शन है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे हम फॉल्स के लिए और एक मैसेज लिख सकते हैं कि नंबर इज नॉट पॉजिटिव। ओके, हम ये लिख सकते हैं और फिर यहाँ से हम एंड पे जा सकते हैं। मतलब ये हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ट्रू वाला मैसेज दिखा के सीधा डायरेक्टली बाहर जा सकते हैं, या तो हम फॉल्स वाला मैसेज दिखा के वो भी हम कर सकते हैं। हम मैसेज भी दे सकते हैं अगर कोई यूजर ऐसा है
हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम सामने वाले को आंसर प्रॉपर देना चाहते हैं कि भाई जो भी हमने कंडीशन लिखी है उसमें प्रॉपर आंसर है, तो हम ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव करके भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके क्लियर। तो ये है इफ कंडीशन जिसमें हमें ये ऐसे काम करना है। अब इसके जो प्रोग्राम आएंगे वो मैं आपको आगे फिर से डिटेल में समझाऊंगा कि हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। ओके तो आप लोग चले जाओ पेज नंबर 179 में, देखो वहां पे कनेक्टर दिया हुआ है। अब कनेक्टर क्या है? कनेक्टर मतलब कि ये जो हम जहाँ पे एरो ड्रॉ कर रहे हैं ये एरो को कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर। ये क्या करता है? एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे कंडीशन है तो इसको मैंने मैसेज में किया, फिर यहाँ पे मैसेज है उसको मैंने एंड पे कनेक्ट किया, तो जैसे जैसे हम है उसको ऐसे हम चेक करते जाता है। ओके तो जो है वो कनेक्टर क्या है, सबको कनेक्ट करता रहता है। अब हम पीछे चले जाओ, आपको वहां पे 2-3 प्रोग्राम दिख रहे होंगे पेज नंबर 180 पे। तो पेज नंबर 180 को अगर ध्यान से देखोगे तो पहला जो है फिगर 9.8 में, तो वहां पे क्या दिया है देखो। सबसे पहले दिया है स्टार्ट, मतलब एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है। स्टार्ट है, लास्ट में एंड है, फिर इनपुट दिए हुए हैं 2। पहला इनपुट क्या दिया? लेंथ एंड ब्रेड्थ। ओके अब ये करके बाद उसकी प्रोसेस की है, अभी उसको एरिया फाइंड कर रहे हैं। अभी एरिया फाइंड करना आप सबको आता ही है कि तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। उसके बाद उसकी कॉस्ट भी ढूंढी है, तो कॉस्ट और एरिया ढूंढना दोनों क्या हो गई? प्रोसेस। क्या हो गई? प्रोसेस। तो इसको हमने कहां ड्रॉ किया है? रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, और उसका आउटपुट हमें कहां मिलेगा? वहां पे नीचे मिलेगा। इसलिए आउटपुट को हमने क्या किया है? जो इनपुट है वही सिंबल में हमने आउटपुट भी ड्रॉ किया हुआ है। ओके तो इनपुट और आउटपुट देख लो, प्रोसेस देख लो बीच में, और एंड और स्टार्ट। तो यहाँ पे टोटल 3 सिंबल फ्लो चार्ट के यूज किए हुए, और चौथा एज अ कनेक्टर यूज होता है। कनेक्टर तो बाय डिफॉल्ट सब में आएगा ही, तो आपको ये मैनर याद रखना है। ओके उसी तरीके से आप दूसरे एग्जांपल देख सकते हो पेज नंबर 180 पे ये है कि मॉडिफाई द फ्लो चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट। ओके फाइंड द कॉस्ट को मॉडिफाइड किया है कि उसके अंदर वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला चेंज करके भी ढूंढ सकते हैं। वहां पे जो ऊपर वाला है वो फॉर्मूला चेंज करके उन्होंने नीचे देखो फॉर्मूला चेंज किया है। फिर देखो पेज नंबर 181 के अंदर उन्होंने वही चीज को किया है, फ्लो चार्ट टू फाइंड द पैरामीटर। ओके पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का पैरामीटर उन्होंने ढूंढा है। ओके वो आप सबको पता है 2 × 3.40 मतलब पाई वाला कि हम लोग रेडियस ऐसे ढूंढते हैं। उसके बाद पीछे चले जाओ, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट ढूंढते हैं PRN करके। ओके प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर्स ऑफ ईयर, ओके टोटल डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि उनका मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करके। तो वहां पे उसका भी फ्लो चार्ट ड्रॉ किया हुआ है पेज नंबर 182 में, फिगर नंबर 9.11। उसमें स्टार्ट किया है इनपुट PRN मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेट, नंबर ऑफ ईयर, तीनों को इनपुट करवाया, फिर फॉर्मूला लिखा और प्रिंट आई किया। आई क्यों प्रिंट किया? क्योंकि आई के अंदर वो आंसर स्टोर कर रहे हैं। ओके ये वाला मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये कैसे होता है। ओके अब हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो ये कैसे होता है। ओके तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कैसे होता है। सपोज आप लोग मान लो कि अब मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर ऐसे है। प्रिंसिपल अमाउंट थी 10,000, ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% और नंबर ऑफ ईयर्स थे 5 इयर्स। ओके अब मुझे ये सारी चीजों को मुझे क्या करना है, उसमें मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है। ओके क्या मुझे क्या ढूंढना है? उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो ढूंढना है। तो हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ओके पर हमें प्रोग्रामिंग में करना है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर मुझे क्या जरूरत पड़ेगी कि हर एक नंबर को मुझे एक एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर ये वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल इज नथिंग, आप जो भी अल्फाबेट लोगे वो आपका वेरिएबल बन जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो फ्लो चार्ट में, इसके लिए क्या लिया हुआ है P, इसके लिए क्या लिया हुआ है R और इसके लिए क्या लिया हुआ है N। तो ये P, R, N ये क्या हो गए? तीनों वेरिएबल हो गए। पर आंसर के लिए उन्होंने क्या लिया है? I। क्या लिया हुआ है? I। तो I के अंदर क्या स्टोर होगा कि इंटरेस्ट I के अंदर स्टोर होगा। ओके ये कॉमन और सिंपल आप सबको पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखने जाऊं तो ये कैसे होगा कि I इक्वल टू PRN मतलब P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100, ये ऐसे होगा। ओके तो वही चीज वहां पे की है कि वहां पे सबसे पहले स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर लेने के बाद वहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया है? इनपुट करवाया है। किसको? कि भाई हम 3 वैल्यू डाल रहे हैं P, R और N। ये हमने तीनों वैल्यू अंदर डाल दी कि भाई P के अंदर हमने डाल दिया 10,000, R के अंदर डाल दिया 9% और N के अंदर डाल दिया हमने 5 इयर्स। अब हम क्या करवा रहे हैं? उसको कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो कैलकुलेट का फॉर्मूला हमें पता है कि I इक्वल टू P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100।
क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमने कर दिया। इन तीनों को अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो हम ऐसे करते हैं, बिकॉज मैथ्स में आप सबको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड प्रायोरिटी वाइज सेट होता है। ओके, तो हमने ये ब्रैकेट कर दिया तो तीनों चीज पहले हो जाएगी, फिर उसका डिवाइड होगा। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा आई को, क्योंकि आई के अंदर क्या है, आंसर स्टोर है। तो मैं आई को क्या करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा। तो मैंने आई को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, मुझे आई मिल गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा एंड, मतलब कि प्रोग्राम मेरा खत्म, सिंपल। ओके, ये है सिंपल इंटरेस्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, इतना हेडेक मत लेना, इतना टेंशन मत लेना। आप सबको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किसमें देना है, प्रोग्राम में देना है। ये चैप्टर में से सपोज आपको एमसीक्यूज लर्न करने हैं, और अगर सपोज हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो इसमें से मैं आपको बहुत ही सिंपल वाले, मतलब कि ऐसे वाला या एडिशन वाला ही पूछूंगा, उससे ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं। और दूसरा बेनिफिट आप लोगों को ये भी है कि आपको ये कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना है, मतलब कि आपको ये कंप्यूटर में कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना होगा, अगर होगा तो भी। बाकी मोस्ट ऑफ आपको फोकस किसमें करना है, आपका पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम में, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं। पर ये आपको सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये फ्लो पता होगा तभी आप प्रोग्राम कर पाओगे। जब भी आप प्रोग्राम करोगे, सपोज मैंने आपको कहा कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम करो, तो आपको माइंड में सबसे पहले फ्लो चार्ट आएगा कि पहले मुझे स्टार्ट करना है, फिर मुझे पी, आर और एन तीनों की वैल्यू देनी है, फिर मुझे आई को दिखाना है कि आई के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर आई इक्वल टू मुझे ये फंक्शन लिखना है, मतलब कि फॉर्मूला लिखना है, फिर मुझे आई को प्रिंट करवाना है, फिर मेरा प्रोग्राम खत्म होगा। तो ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में डिसाइड होगा, तब जाके आप प्रोग्राम अच्छे से कर पाओगे। तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इस तरीके से आपको सीखने के लिए। ओके, तो आप लोग क्या करो, ये वाला फ्लो चार्ट आप बहुत ध्यान से देखो। फिर आप देखो बाद में पेज नंबर 183 पे दिया है कि यंगेस्ट, मतलब दो स्टूडेंट्स में यंग कौन सा है, तो ये ढूंढना है। तो दोनों स्टूडेंट की एज को क्या किया, कंपेयर कर रहा है कि ए, सपोज दो स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट को हमने नाम दे दिया ए, दूसरे स्टूडेंट को नाम दे दिया बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बी से बड़ा है, तो ए वाला जो स्टूडेंट है वो बड़ा हो गया। अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब तो क्या हो गया, बी वाला यंगेस्ट हो गया। तो वैसे वहां पे कंडीशन देके चेक किया हुआ है। और तीसरी प्रायोरिटी ये भी रखी है कि ये भी हो सकता है कि ए और बी सिमिलर एज के हो। तो इफ ए इक्वल टू बी, तो भी क्या हो जाएगा, दोनों की एज सेम हो जाएगी। वो वहां पे किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। फिर फाइंड आउट किया है कि तीन स्टूडेंट में से कौन सा यंगेस्ट है, ये ढूंढना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे, पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे, फिर ए और सी को कंपेयर करेंगे। अगर ये बी और सी दोनों से बड़ा है तो ए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। फिर बी को लेंगे हम, बी को हम ए के साथ और सी के साथ कंपेयर करेंगे, अगर वो बड़ा। अगर ये नहीं हो रहा है तो लास्ट में कौन सा बड़ा हो जाएगा, सी वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी कि भाई ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब तीनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो तीनों की एज सेम आ जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से चार में से प्रिंट किया कि ए इज यंगेस्ट, बी इज यंगेस्ट, सी इज यंगेस्ट और बोथ आर इक्वल। ओके, तो ये है, ये सिर्फ आपको देखने के लिए करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, पीछे देखो पेज नंबर वहां पे 184 में कि यंगेस्ट है, मतलब कोई भी नंबर हम डालेंगे, कितने भी नंबर हम लोग डालेंगे कि भाई तीन नहीं, मतलब जितने भी नंबर, मतलब मुझे स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करना तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फ्लो चार्ट वहां पे ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद में देख लो आप वहां पे दिए कि ऑड नंबर ढूंढने हैं, मतलब पेज नंबर 185 पे वहां पे दिया है कि ऑड नंबर्स ढूंढने हैं। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं ये आप सबको पता ही है। ओके, जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो ऑड नंबर्स होते हैं, तो वो हम लोग वहां पे फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा। ओके, और नंबर को हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, वहां पे कंडीशन आप सब देख सकते हो वहां पे लिखी हुई है। ओके, नंबर इज लेस देन 0, फिर क्वेश्चन मार्क, जो उसका सम आएगा वो। तो हम लोग ऐसे उसको ढूंढेंगे। मैं इसका बेटर तरीका आप सबको और हेल्प के लिए मैं बता दूंगा, पर ये प्रोग्रामिंग में करेंगे। ये सिर्फ आपको फॉरन नॉलेज देखना है सारी चीजें, ताकि आप जब प्रोग्राम करो तब आपको प्रॉब्लम आए नहीं। ओके, फिर वहां पे नंबर का स्वैपिंग हो रहा है, मतलब दो डिजिट है, ए के अंदर 5 है, बी के अंदर 3 है। अब बी हो जाना चाहिए 3, 5 हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए 5, मतलब ऐसे स्वैपिंग कर रहे हैं नंबर का। पेज नंबर 186 में सपोज यहाँ पे ऐसा किया कि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 3। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 3 और बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 5। तो ये स्वैप कैसे करेंगे, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सी में c इक्वल टू a कर दूंगा। ओके, मैं आप सबको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये कि हम ये कैसे करेंगे। ओके, अगर हम ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 3 है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, a इक्वल टू c, तो अब c की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 5। ओके, अब करूंगा b इक्वल टू a, तो अब a की वैल्यू क्या हो गई 3। फिर करूंगा c इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 5, खत्म। मतलब ये हो गया 3 और b हो गया
फाइन, मैंने नंबर स्वैप कर दिए ऐसे करके। ओके, तो वही चीज वहां पे भी की हुई है, आप सब देख सकते हो वहां पे c इक्वल टू 8, a इक्वल टू b और b इक्वल टू c जैसे मैंने किया है। पर ये वाले नंबर यहाँ लिखे, ये वाले नंबर यहाँ लिखे, कहीं पे भी लिखो जो आंसर है वो ऐसे ही आने वाला है। तो वैसे स्वैप किया हुआ है, सिंपल लॉजिक, कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये वाला प्रोग्राम भी हम जब करेंगे तब आपको बेटर पता चलेगा, पर ऐसे लॉजिक चलाना है। ओके, क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम आई थिंक आपके खत्म। उसके बाद जो एल्गोरिदम है वो सब कैसे है कि एक लॉजिकल एल्गोरिदम है कि सपोज आप घर से निकल रहे हो तो आप कैसे जाओगे, आप स्कूल जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको घर से निकलना है, फिर स्ट्रेट चलना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, तो आप उसके स्टेप लिख सकते हो। इसकी लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये अगर हम लोग प्रैक्टिस करते, अगर हम लोग फेस टू फेस मिल रहे होते तो। ओके, पर इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में भी आने वाला नहीं है। क्लियर? ओके, पीछे आप सबको प्रैक्टिस के लिए वहां पे जो मैंने बताया वही चीज दी हुई है। प्रॉब्लम 1, 2, 3 आप लोग पेज नंबर 188 पे जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो पेज नंबर 191 के अंदर आपको एक्सरसाइज दी हुई है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको सिंबल याद रखने हैं, एमसीक्यूज आपको लर्न करने हैं, सारे एमसीक्यूज के आंसर आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एमसीक्यूज ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं इसके लिए। ओके, क्लियर ये चीज। तो आपको एमसीक्यूज लर्न करने हैं। अगर आप ये कर रहे हो, सपोज किसी को है कि नहीं भाई मैं ये प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, लेबोरेटरी एक्सरसाइज में से भी कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसका फ्लो चार्ट आप नहीं बना रहे हो, किसी भी रीजन से नहीं बना पा रहे हो, आप कहीं पर स्टक हो गए हो कि ये कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता चल रहा, तो 110% आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मैं ये फ्लो चार्ट कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता चल रहा। ओके, तो आप उसका मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी। क्लियर? ओके, बाकी ये था, ये सिर्फ आपके लिए इसलिए था कि आपका जो आगे माइंडसेट है सी प्रोग्रामिंग में, आप जब प्रोग्राम करोगे तो वो आपका माइंडसेट क्लियर रहे उसके लिए। तो ये वाला चैप्टर इसलिए बहुत जरूरी आपके लिए था। क्लियर? जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी मैंने आपको बता दिया, उसको ज्यादा आपको पढ़ने की और करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज पढ़ो, ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, ऐसे आएगा। फिर जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर आगे देखेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखो और घर पे रहो। गुड बाय।